वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सोशल साइंस की। इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में पल्लव वंश, चालुक्य वंश उनकी बात की थी कि दक्षिण भारत में जो नए नए वंश थे, किस प्रकार नए वंशों का उदय हुआ, उनकी बात कर ली थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आज पढ़ेंगे हम नए प्रकार की सेना के बारे में। हेडिंग होगी हमारी एक नए प्रकार की सेना। किस प्रकार से आपको बात समझनी है, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। अब कुछ ऐसे भी राजा थे जो पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठित सेना रखते थे, ठीक है, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पुराने समय में जो राजा हैं वो राजा पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। इस सेना में क्या होता था? इसमें हाथी हैं, रथ हैं और घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। हाथी वाले सिपाही, रथ वाले सिपाही और घुड़सवार सिपाही और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ में कुछ सेना नायक भी होते थे। क्या होते थे? सेना नायक भी होते थे, ये ध्यान रखना आपको। तो हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सेना नायक, ठीक है, पैदल सिपाही के बाद में सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी देते थे। सेना नायक, जब राजा को कोई ज़रूरत पड़ी है किसी युद्ध में दूसरे सेना की, तो सहायता भी देते थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वो सेना नायक भी होते थे। इन सेना नायकों का कोई नियमित वेतन नहीं था। इनका वेतन यानी पेमेंट नहीं था, इनकी तनख्वाह नहीं थी नियमित रूप से कि महीने इसको इतना पेमेंट मिलेगा। बदले में इनमें कुछ को भूमिदान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? थोड़ी बहुत ज़मीन दी जाती थी, इनको भूमिदान मिलता था। और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे सेना नायक का, जिससे वे सेना घोड़ों की देख रेख करते थे। ठीक है, इसके अलावा साथ में वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे सेना नायक का। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंत, ध्यान रखना है, सामंत कहलाते थे। और जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वहाँ सामंत हैं वो स्वतंत्र होने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो आपको बात बताई है कि किस प्रकार एक नई प्रकार की सेना थी। पहले एक सुसंगठित सेना थी राजा के पास में, जिसमें राजा में हाथी के सिपाही होते थे, हाथी पर सवार करने वाले, रथ पर सवार करने वाले, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार करने वाले और पैदल सैनिक। लेकिन कुछ सेना नायक होते थे जिनको समय समय पर वेतन नहीं मिलता था, बल्कि ये राजा के समय पर जरूरत पड़ने पर सेना उपलब्ध करवाते थे। राजा इनको भूमिदान देता था ताकि ये उन भूमि का प्रयोग करके आराम से अपनी सेना का खर्चा उठा सके और हथियार जुटा सके। ये जो सेना नायक हैं इनको सामंत कहते थे। अक्सर ये सामंत जब राजा को दुर्बल देखते, शासक को कि भी तो हमसे कमज़ोर है, तो स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी हमको समझ में आता है। अब पढ़ना है कि जो दक्षिण भारत में इसमें किस प्रकार की सभाएं हुई हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में सभाएं किस प्रकार की हुई है? दक्षिण के राज्यों में सभाएं, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, जो पल्लव के अभिलेख मिले हैं उसमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक में तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे, मतलब जो सभा शब्द है वो जो ब्राह्मण भूसंगठित लोग हैं या ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन है वो सभा कहलाता था। तो सभा की परिभाषा आपको ध्यान रखनी, सभा किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि ब्राह्मण भूस्वामियों का
भूस्वामियों का जो संगठन है वो आपको ध्यान रखना है कि सभा कहलाता है। उनकी सभा होती थी, क्या होती थी? उनकी सभा होती थी। ये सभाएं उप समितियों के ज़रिए अलग अलग स्थानों का देख रेख करती थी। ये जो सभाएं हैं इनके नीचे उप समितियाँ होती थी। क्या होती थी? उप समितियाँ, जो सिंचाई, खेतीबाड़ी, इसके अलावा सड़क निर्माण कार्य, स्थानीय मंदिर, इनका देख रेख करती थी उप समितियाँ इन सभाओं के अंडर में। सभा किस लोगों का संगठन था? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। सभा किसे कहते हैं? वह ब्राह्मण जो भूस्वामी अगर एक स्थान पर मीटिंग कर रहे तो उनकी सभा है। उनकी नीचे छोटी छोटी उप समितियाँ होती थी जो सिंचाई वगैरह बाकी जो काम है, सड़क निर्माण है, मंदिर है, खेतीबाड़ी उस पर नियंत्रण रखती थी, उनका देख रेख करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही जाती है। वहाँ पर उर जो है वो एक ग्राम सभा होती थी जहाँ पर भूस्वामी नहीं है, ब्राह्मण। और नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। नगरम, क्या नाम था? नगरम है वो जो व्यापारी लोग हैं उनके संगठन को कहते थे नगरम। तो व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं वहाँ ग्राम सभा को उर कहा जाता था, उर नाम से होती थी। इन सभाओं पर जो धनी और जो शक्तिशाली भूस्वामी हैं वे व्यापारी लोग हैं उनका नियंत्रण होता था इन सभाओं पर। इनमें से बहुत से स्थानीय भाषाएं सभाएं शब्दावलियों तक काम करती थी रहती थी। ठीक है, तो इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शब्दावलियों अलग अलग शताब्दियों तक काम करती थी। सभाएं बहुत लंबी होती थी, अनेक शताब्दियों तक काम करती थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो उस समय की सिस्टम था किसका? इनका, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम और बात करें तो ये जो सभाएं हैं इन सभाओं पर किन का नियंत्रण था? इन सभाओं पर धनी लोगों का नियंत्रण था। शक्तिशाली जो भूस्वामी है वो इन पर नियंत्रण रखते थे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं उस ज़माने में आम लोग किस प्रकार होते थे, उनका जीवन यापन किस प्रकार का था। तो हेडिंग हो जाएगी उस ज़माने में आम लोग। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत ही बातें हमको नज़र आती हैं। अगर उनके बातों को देखें, उनकी अगर झलक देखें तो जो नाटक हैं, इसके अलावा अन्य ऐसे स्रोत है उससे हमको थोड़ा बहुत पता लगता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से ये सिस्टम है, उस समय की कंडीशन हमको समझ में आती है। इस बात को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो आप। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबारों के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा कवि था कालिदास, महाकाव्य ग्रंथ था। कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। अगर उन ग्रंथों की बात करें तो एक ग्रंथ लिखा उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, मेघदूत कालिदास की रचना है। विक्रमाउर्वश्य भी कालिदास की रचना है। तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम कालिदास की रचना है, इसके अलावा और भी जो मैंने रचनाएं बताई हैं, ऋतुसंहार, मेघदूत वगैरह। ठीक है, तो कालिदास ने उस समय जो दरबार है, राज दरबार, उनके जीवन के बारे में लिखा है, नाटक लिखे हैं। और राजा और अधिकांश ब्राह्मण लोग संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि अन्य लोग हैं वो उस समय प्राकृत भाषा बोलते थे। तो राजा और ब्राह्मण लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, बाकी प्राकृत भाषा बोलते थे। सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी इसमें दिखाई गई है।
तो दुष्यंत तो राजा हैं और शकुंतला एक युवती है, उसके प्रेम कहानी को दिखाया गया है। मतलब ये हुआ कि इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। किस प्रकार से, सारी बात इसमें समझाई है जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। किसको? शकुंतला को। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी उसे बुरी तरह से पेश आए। राजा ने उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों को से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके सामने शराब खाने तक चल पड़े। और इस प्रकार की कहानी मिलती है एक मछुआरे और अंगूठी की। जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी इसमें दिखाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इस बात को समझना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो हमने बात की है आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं चीनी यात्री की, चीनी तीर्थयात्री की। चीनी तीर्थयात्री जिसका नाम था फा सियन। क्या नाम था? फा सियन। तो फा सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इसने उन लोगों पर ध्यान दिया जो बड़े लोग हैं, वो जो गरीबों पर या अछूत लोगों पर ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों से दूर रहते थे। इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था उन अछूत लोगों को। अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता तो वो सभी की आगाहें हो या अंदर आना होता था तो सभी की आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर छोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचते थे। बड़ी कंडीशन ख़राब थी कि भाई अगर किसी अछूत लोग को नगर में आना है तो अपने आप को लकड़ी से मारते रहते थे ताकि आवाज़ से औरों को पता लगे कि भाई अछूत हैं, उसके हाथ नहीं लगाएं। अब जो कवि बाणभट्ट हैं, क्या नाम है? बाणभट्ट। अगर उसकी बात करें तो आप उसके अभियान के बारे में ज़रूर जान चुकेंगे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा चित्रण किया है, उसके बारे में बताया है। अगर हम उसकी बात करें तो राजा बड़ी मात्रा में सामान लेकर यात्रा कर रहे थे। उनमें हथियार के अतिरिक्त रोज़मर्रा की सामग्री भी थी, बर्तन भी थे उसमें, और सोने का जो रखने का पायदान है जिसको असबाब या असबाब भी कहते हैं, वो भी था। ठीक है, खाने पीने के सामान में बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले थी आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। सारी चीज़ें ठेले की गाड़ियों पर ले जाया जाती थी। ऊँट और हाथी से सामान ढोने का काम होता था, जानवर की पीठों पर लेकर जाया जाता था। ठीक है, इस विशाल सेना के साथ साथ में संगीतकार भी थे और नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाने वाले चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। जो भी रास्ते में गांव आते थे तो राजा का सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को भी चारा देते थे और वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, ऐसे लोगों का मानना था। पर सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ देते थे। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के कपड़ों में जितने भी जूते बैल हैं वो इस हलचल भरे माहौल में डरकर भाग जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब राजा चलते थे। इस प्रकार की कंडीशन उस समय शो की गई है, किस प्रकार से सिस्टम उस समय का था। तो ये भी हमको समझ में आता है कि क्या सिस्टम था। लेकिन दूसरे देशों में बात करें तो अरब और यात्री हैं वो भी भारत में आया करते थे। अरब व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री यात्राएं की हैं और अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुरीन थे जो घुमड़कर कबीले होते थे। मुख्य रूप से ऊँट पर आश्रित थे क्योंकि उनका एक ऐसा मजबूत जानवर और किसी स्थान पर नहीं था जो मरुस्थल में स्वस्थ रह सकता था।
लगभग 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी अल्लाह की सर्वोपरि मानता है, उसके बाद सभी को समान रूप देखता है। कुरान इनका क्या है? कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है, इसका इस्लाम का। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त, और स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान, स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दाना देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास करने वाले के लिए। इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने आती हैं कि अलग अलग जो अल्लाह हैं वो हमेशा उन लोगों के लिए हैं जो हमेशा सत्कार, उपवास या लोगों में विश्वास या समान रूप से देखते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसी साथ में आपका लेसन भी हो जाता है पूरा। लेसन क्या हो जाता है आपका पूरा, ठीक है। तो हमने बात की आज आपके नए साम्राज्य और नए राज्यों के बारे में बात की है, किस प्रकार नए राज्य, नए साम्राज्य उभर कर आए। गुप्त वंश की शुरुआत आज से 1700 वर्ष पहले हुई थी और हर्षवर्धन की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई थी। ये ध्यान रखना है। तो इस बात को आप लिख भी सकते हो, ध्यान भी रख सकते हो कि गुप्त वंश की शुरुआत आज से 1700 साल पहले और हर्षवर्धन की शुरुआत या हर्षवर्धन का जो शासन है आज से 1400 साल पहले, कितने साल पहले? 1400 साल पहले। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने अलग अलग वंश की बात की है, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि किस प्रकार से भारत में अलग अलग वंशों का निर्माण होता है और उन वंशों के बारे में हमने देखा, ठीक है। नए राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था उसकी हमने बात की है कि भाई बेटा है को जो पद मिला है वो अपने पिताजी से मिला है, इस प्रकार की भी बात सामने आती है, ठीक है। और हमने बात की है विक्रम संवत की कि लगभग 58 वर्ष ईसा पूर्व की बात है। विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, उसी ने ये धारण की थी उपाधि विक्रमादित्य की, और उसी के नाम से फिर 58 ईसा पूर्व ये आपका विक्रम संवत चलता है, ठीक है। हमने अभिलेख और प्रस्तुति की भी बात की है, तो ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम हिस्ट्री का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। हम इमारत और इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में देखेंगे अगले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका इसी साथ में लेसन भी पूरा हो जाता है, लेसन समाप्त हो जाता है। एक लेसन रहा है आपका हिस्ट्री का, इतिहास का एक लेसन रहा है, फिर आपकी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम नए सब्जेक्ट की। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को कोई पता लगे। वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए और आराम से याद भी करना है।